Hello my dear students, today we will discuss about relation between entropy and probability. Students, इस टॉपिक को हम दूसरे नेम में भी कई बार एग्जाम्स में देखते हैं, दैट इज बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन. गॉट माय पॉइंट? स्टूडेंट्स, ये जो हमारी डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन दो फिजिक्स की ब्रांच के व्यूज को कंसाइड करती है. आपने एंट्रोपी पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में. तो एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन निकालने का मतलब है दैट वी आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, अब इन दोनों टर्म्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये दोनों टर्म्स एक्चुअल में हमें बता क्या रही हैं. तो प्रोबेबिलिटी तो मैं आपसे इस यूनिट के स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर रही हूँ डियर स्टूडेंट्स कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, हमने इस फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी की बात क्यों की है. तो मैं प्रोबेबिलिटी के पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छे से पता है, नहीं पता तो आप इसी यूनिट के रिवीजन लेक्चर्स के प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं. और हाँ, एंट्रोपी आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं एक बार इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, जो एंट्रोपी है ना, वो हमारे सिस्टम की एक फिजिकल क्वांटिटी है. गॉट माय पॉइंट? अगर हमारा सिस्टम रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज को प्रोसीड करता है, आई रिपीट, इफ आवर सिस्टम अंडरगो एनी चेंज, रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज, then there is a physical quantity which remain constant and that is known as entropy. I repeat, जब भी हमारा सिस्टम रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज को प्रोसीड करेगा तो उस सिस्टम की जो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है ना स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज एंट्रोपी. एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे. गॉट माय पॉइंट? और अब मैं रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रही हूँ एस और थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू के बीच में. तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको उस वे की तरफ लेकर चलती हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करती है. यह आइडिया हमें कहाँ से आया? तो देखो, नॉर्मली सिस्टम रहता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, और थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम स्टेट पे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है उस सिचुएशन में थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. तो अब हमने ये चीज देखी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे एस और डब्ल्यू का बिहेवियर एक जैसा है. गॉट माय पॉइंट? मीन्स एट अ इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी अचीव इट्स मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो यहीं से एक आइडिया आया, बोल्ट्जमैन के माइंड में स्ट्राइक किया कि ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज एस एंड डब्ल्यू इक्विलिब्रियम स्टेट पे कांस्टेंट होती हैं. इसका मतलब है देयर इज अ सम रिलेशन बिटवीन एस एंड डब्ल्यू. ठीक है, यहां से उनके माइंड में ये स्ट्राइक किया कि जब ये दोनों एक ही सिचुएशन में आके मैक्सिमम हो रहे हैं तो जरूर इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा. अब उन्होंने इस रिलेशन को इनिशिएट किया, आगे प्रोसीड किया कि एक्चुअल में इनके बीच में क्या रिलेशन है. तो आइडिया यहीं से आया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों अपनी एक साथ मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रही हैं. इट मीन्स यहां से हमें लग रहा है कि इन दोनों में जरूर कोई ना कोई रिलेशन है. अब हम बात करते हैं कि रिलेशन है क्या. उसको ड्राइव किया था बोल्ट्जमैन ने. दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नोन एज बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन. तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमने ये लेट किया कि एस जो है ना, वो फंक्शन है डब्ल्यू का. ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, एस इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू. नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है मैंने कि मुझे ये पता है कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है. अगर इन दोनों में कोई रिलेशन है और मुझे वो निकालना है तो मैंने एक नॉर्मल सा मैथ्स यूज करके लिख दिया, एस इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू. अब फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, वो किस फॉर्म में उसका फंक्शन है, इस चीज के बारे में मुझे अभी नहीं पता और यही हमने ड्राइव करनी है. तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम है. ठीक है,
एक सिस्टम को नेम दिया मैंने ए और एक को नेम दिया बी। मैंने ये लेट किया कि इसकी एंट्रोपी S1 है और इसकी S2 है। अब आपको पता है एंट्रोपी जो होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी वो एडिटिव होती है नेचर में। मींस अगर मैं इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी निकालना चाहूं जिसको मैंने S से डिनोट किया है तो वो होगी S1 प्लस S2। गॉट माई पॉइंट। जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना स्टूडेंट्स, जब उनका रिजल्टेंट निकालना हो हमें तो वो ऐड करके निकलता है कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो S जो है वो इस पूरे सिस्टम के लिए एंट्रोपी है, S1 A के लिए, और S2 जो वो हमारे B सिस्टम के लिए एंट्रोपी है। अब मैं ये कह रही हूं कि A सिस्टम S1 स्टेट में ही रहेगा। S1 का मतलब कि ऐसी स्टेट में रहे कि उसकी एंट्रोपी S1 रहेगी, ठीक है। उस बात की प्रोबेबिलिटी को मैं डिनोट कर रही हूं W1, और सेम ऐसे ही B सिस्टम के लिए W2। तो मैं रिपीट कर रही हूं स्टूडेंट्स कि W1 क्या है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग A सिस्टम टू रिमेन इन द कंडीशन ऑफ हैविंग एंट्रोपी S1। सेम वैसे ही W2 जो है वो प्रोबेबिलिटी बता रही है कि सिस्टम B जो है वो इस स्टेट में रहेगा। गॉट माई पॉइंट, कि उसकी एंट्रोपी कितनी रहेगी, S रहेगी। तो टोटल सिस्टम की अगर आप थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की बात करो तो कितनी आ जाएगी, W1 इंटू W2। अब आप कहोगे मैंने यहां मल्टीप्लाई क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी या ये कह दो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी में आपने थ्योरम पढ़ी हुई है ना स्टूडेंट, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी और एक एडिटिव थी। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपको बताया था कि जब आपको दो इवेंट एक साथ चाहिए हों जो कंपोजिट इवेंट होते हैं, उसके लिए हम रिजल्टेंट निकालते टाइम या टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे W1 इंटू में W2 किया है। अब स्टूडेंट्स अगर आप S1 को लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ W1, और S2 को क्या लिखोगे, इट इज अ फंक्शन ऑफ W2। अब इस इक्वेशन में मैं ये तीनों टर्म्स पुट कर रही हूं तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ W इज इक्वल्स टू f ऑफ W1 प्लस f ऑफ W2। अब मुझे पता है कि f ऑफ W है क्या, इट इज अ फंक्शन ऑफ W1 एंड W2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। गॉट माई पॉइंट। अब ये रिलेशन जो आपके पास बनी है ना स्टूडेंट, f W1 W2 इज इक्वल टू f W1 प्लस f W2। अब ये इक्वेशन आपको बता रही है कि जो टोटल सिस्टम की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो दोनों सिस्टम की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन जो है ये W1 का फंक्शन है और ये W2 का है। मींस यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो वेरी कर रहे हैं, एक W1 और एक W2। तो मैं क्या करती हूं, इस इक्वेशन को सबसे पहले W1 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करूंगी और W2 के इसको कांस्टेंट लेके चलूंगी। आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू W1 टेकिंग W2 एज अ कांस्टेंट। तो देखो डेरिवेशन करते वक्त क्या बनेगा, दिस वन स्टूडेंट्स, देखो इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा क्योंकि W2 हमने कांस्टेंट लिया है। इसका डेरिवेटिव f डैश W1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें W1 भी आएगा और W2 भी आएगा। अब आपको पता है आप विद रिस्पेक्ट टू W1 डेरिवेटिव करोगे तो W2 तो इस पूरी टर्म में से कॉमन आ जाएगा ना, तो वो मैंने इसको बाहर रख लिया। अब मैं दूसरी टर्म में क्या करूंगी, जब डेरिवेटिव करूंगी तो विद रिस्पेक्ट टू W2 डेरिवेटिव कर देती हूँ और W1 को कांस्टेंट ले लेती हूँ, ठीक है। तो हमारा इसी इक्वेशन में स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन में अब मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू W2 और W1 को कांस्टेंट टर्म लेकर प्रोसीड करूंगी। तो स्टूडेंट्स अब इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि W1 कांस्टेंट है, इसका f डैश हो जाएगा। अब इसमें तो W1 की टर्म्स भी हैं और W2 की टर्म्स भी हैं, तो W2 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होगा तो इसमें से कॉमन क्या निकल के आएगा, W1। गॉट माई पॉइंट। तो अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों इक्वेशन को नेम से मेंशन कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कर रही हूं, इस इक्वेशन को मींस इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रही हूं इक्वेशन 3 से। मेरा काम इस रिलेशन को निकालना ही है स्टूडेंट्स, हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करनी है,
ठीक है, इसीलिए हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करती हूं तो हमारे पास बन जाएगा W2 बाय W1 इट इज इक्वल्स टू F डैश W1 डिवाइड बाय F डैश W2। गॉट माई पॉइंट। अब मैंने सिस्टम 2 लिए थे ना स्टूडेंट्स, तो रिलेशन में हमारे पास इस तरीके से आया। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा F2 W2 F डैश W2 इट इज इक्वल्स टू W1 F डैश W1। गॉट माई पॉइंट। अब इस तरीके से अगर आप 3 सिस्टम ले रहे होते तो यहां पे थर्ड टर्म भी आ जाती इक्वल में, 4 ले रहे हो तो चौथी भी आ जाएगी। तो अगर हम जनरल बात करें तो हमारी रिलेशन बन जाएगी दिस वन स्टूडेंट्स। जनरली हमारी रिलेशन अब ये बन चुकी है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और मैंने इन सबको इक्वल है तो एक कांस्टेंट के इक्वल रख लिया, दैट इज के। अभी के रिकॉग्नाइज नहीं किया मैंने, जस्ट अभी मैंने ये बोला के इज अ सम कांस्टेंट। पहले हम डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में के है क्या। गॉट माई पॉइंट। तो अब यहां से स्टूडेंट 1 2 के मीन्स 1 2 3 ऐसा लिखने की बजाय मैं जनरल लिख लेती हूं। जनरल हम क्या लिख सकते हैं यहां पे कि W इंटू एफ डब्ल्यू इट इज इक्वल्स टू के। गॉट माई पॉइंट। तो आपके पास, सॉरी डैश था ना यहाँ पे, तो F डैश W आपके पास क्या आ रहा है, K बाय W। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू F की चाहिए, और यहां पे हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है, F डैश की आ रही है। इट मीन्स हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव है। F डैश क्या है, डेरिवेटिव ऑफ F W। तो मैं अब इसका इंटीग्रेशन करती हूं, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा F W के लॉग का इंटीग्रेशन करोगे तो log W प्लस C यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हमारे पास FW हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो FWS है, तो मैं यहां पुट कर देती हूँ स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये चीज क्या बन गई, S इज इक्वल्स टू K log W प्लस C। ठीक है, ये रिलेशन आ गई स्टूडेंट्स किसके बीच में, S और W के बीच में। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें K और C के बारे में अभी भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम C निकालते हैं। आपने थर्मोडायनेमिक्स का 3rd लॉ पढ़ा होगा स्टूडेंट, जिसको नर्नेस्ट हीट इक्वेशन भी कहा जाता है। मैं उस लॉ की हेल्प से पहले C की वैल्यू निकालती हूं। तो स्टूडेंट्स आपके पास 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें ये स्टेटमेंट थी कि अकॉर्डिंग टू 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन पे जो आपके सिस्टम की एंट्रोपी होगी दैट ऑल्सो टेंड्स टू 0। ठीक है, अब 0 केल्विन पे क्या होगा कि पूरे सिस्टम में जो भी आपके पास पार्टिकल्स हैं दे टेंड टू अचीव ग्राउंड स्टेट। तो जो हमारी ग्राउंड स्टेट होगी उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। मीन्स 0 केल्विन पे एंट्रोपी भी 0 आ रही है आपके पास, और W की वैल्यू कितनी है, 1। अब मैं यहां पुट करूं स्टूडेंट तो S0 K, तो आपके पास log 1 क्या हो जाएगा, 0, W को 1 पुट करने पे प्लस C। तो यहां से हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 0। अब इस वैल्यू को मैं यहां पुट करती हूं तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, S इज इक्वल्स टू K log W। गॉट माई पॉइंट। दिस इक्वेशन इज नोन एज बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन और बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। गॉट माई पॉइंट। ये इक्वेशन आपको रिलेशन बता रही है कि एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अभी भी स्टूडेंट हमारा एक टास्क रह गया, क्या, मैंने इस इक्वेशन को लिखते टाइम आपको बताया कि मेरे पास ना तो K का पता है मुझे ना C का, तो हमने C को तो निकाल लिया, तो C की वैल्यू 0 आई तो मैंने उसको हटा दिया। अब S हमें क्लियर है एंट्रोपी है, W भी हमें क्लियर है कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, बट हमें K का नहीं पता। K मैंने कहा था इट इज अ सम कांस्टेंट, यहां पे मैंने लिखा था ना, तो मैंने ये कहा था इट इज सम कांस्टेंट, और डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे।
तो स्टूडेंट्स नाउ इट्स अ टाइम टू कंसंट्रेट ऑन द वैल्यू ऑफ के कि एक्चुअल में के है क्या। तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि के क्या है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ के इन अ बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की ही एक सिचुएशन लेते हैं, इक्विवेलेंट टू थर्मोडायनेमिकल सिचुएशन, कि हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है, P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम और T1 टेम्परेचर पे। ठीक है, आई रिपीट, आई हैव कंसिडर अ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैविंग प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। अब स्टूडेंट हम इसको अलाउ करते हैं कि ये अब एक्सपेंड करेगी आइसोथर्मली, मीन्स कि टेम्परेचर में हम चेंज नहीं कर रहे। जब ये एक्सपेंड करेगी तो आफ्टर एक्सपेंशन इसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V1, V2 मतलब V2 जो चैम्बर है उसमें हम अलाउ कर रहे हैं इसको एक्सपेंड होने के लिए, और टेम्परेचर T1। तो जो टोटल वॉल्यूम है ना स्टूडेंट, वो हमारे पास हो जाएगा V1 प्लस V2। आप इसमें इसको अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहो तो इस तरीके से है, ये हमारा चैम्बर है, मान लो कि हमने यहाँ पे एक बार बैरियर लगा रखा है, ये वॉल्यूम V1 है, ये V2 है, आपके पास 1 मोल ऑफ अ गैस इस रीजन में है, हमने इस मेम्ब्रेन को रिमूव किया तो आपकी गैस यहाँ पे एस्केप होगी, और जो टोटल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन होगा दैट विल बी V1 प्लस V2। गॉट माई पॉइंट। अब इस तरीके से ये जो एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, मुझे ये निकालना है इसमें एंट्रोपी चेंज क्या होगी। तो मैं ये लेट करती हूँ कि S1 जो है वो बिफोर एक्सपेंशन एंट्रोपी है, S2 जो है वो आपके पास आफ्टर एक्सपेंशन एंट्रोपी है। गॉट माई पॉइंट। तो हमें ये रिलेशन पता है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब पहले मुझे थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो S1 के कोरस्पॉन्डिंग जब मैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी निकालूंगी तो इट मीन्स मैं क्या निकाल रही हूँ, W1 आपको क्या बता रहा है, W1 इज अ प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल विल रिमेन इन V1 वॉल्यूम। ठीक है, मीन्स आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, आपने गैस को एक्सपेंड नहीं किया अभी तक, तो इस बात के क्या चांस हैं कि वो इस रीजन में होगा। तो फेवरेबल वॉल्यूम आपका V1 है और टोटल वॉल्यूम आपके पास V1 प्लस V2 है। ये तो बात की आपने एक मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल के लिए ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर आप 2 मॉलिक्यूल के लिए निकालना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, तो एक मॉलिक्यूल की भी यही होगी, दूसरे की भी, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 की बात करोगे तो क्यूब हो जाएगा। अब मैं बात कर रही हूँ 1 मोल की, तो 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर। मींस टोटल प्रोबेबिलिटी कि 1 मोल जो आपने गैस ली है वो V1 रीजन में ही मिलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 की पावर कैपिटल N। गॉट माई पॉइंट। एक बात स्टूडेंट मैं यहाँ पे फोकस क्या करना चाह रही हूं कि जब भी प्रोबेबिलिटी साइज पे डिपेंड करे ना, या तो एरिया पे या वॉल्यूम पे, तो वो हर मॉलिक्यूल के लिए सेम बिहेवियर शो करती है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो आपको पीछे एक डेरिवेशन करवाई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ एन पार्टिकल इन के कंपार्टमेंट ऑफ अ डिफरेंट साइज, उसमें हम साइज के हिसाब से कर रहे थे, एरिया के हिसाब से, तो भी हमने पावर में ही उसको रखा था। ठीक है, और यहां हम किसके हिसाब से कर रहे हैं, वॉल्यूम के हिसाब से। तो वॉल्यूम या एरिया या मतलब डायमेंशन के अकॉर्डिंग जब प्रोबेबिलिटी निकलती है तो वो सब मॉलिक्यूल के लिए सेम पैटर्न में होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास n मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिफोर एक्सपेंशन इस रीजन में मिलेंगे, इस बात की ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब आफ्टर एक्सपेंशन वो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक मॉलिक्यूल इस पूरे रीजन में होगा। अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात करो तो फेवरेबल वॉल्यूम भी ये है और टोटल भी ये है। अब एक मॉलिक्यूल है तो पावर में 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 मॉलिक्यूल की बात करोगे तो पावर में 2 आ जाएगा। मुझे बात कितने की करनी है, n की, तो पावर में क्या आ गया, कैपिटल N। अब ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, तो W2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की पावर n, दैट इज 1। ठीक है, 1 की पावर में आप जो मर्जी लगाओ उसका आंसर 1 ही आएगा। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब मैंने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली, W1 की भी और W2 की भी, और मैं रिपीट कर रही हूं कि W1 आपको क्या बता रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग n मॉलिक्यूल्स
ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम V1। ठीक है, W2 आपको क्या बता रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 मोल ऑफ अ गैस इन अ फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास मतलब W1 भी आ गया, W2 भी, तो इस रिलेशन से S2 भी आ सकता है और S1 भी। तो देखो मैं लिख देती हूं। तो स्टूडेंट्स मुझे निकालना है चेंज इन एंट्रोपी, कि जब गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसकी वजह से एंट्रोपी में कितना चेंज आ रहा है। तो S2 हमारी फाइनल एंट्रोपी है, S1 हमारी बिफोर एक्सपेंशन की एंट्रोपी है। तो S2 की वैल्यू मैंने पुट की, दैट इज K log W2, और S1 की पुट की, दैट इज K log W1। अब K में मैं K1 K2 नहीं लगा रही हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई तो K कॉमन निकाल के log W2 by W1 हो गया। अब आपको पता है W2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां क्या आ जाएगा, K log 1। W1 की ये वैल्यू मैं यहां रख रही हूं स्टूडेंट्स, दैट इज V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 की पावर N। ठीक है, अब इस टर्म को हम ऊपर ले आते हैं, तो स्टूडेंट जब ये टर्म न्यूमरेटर में जाएगी तो इस तरीके से हो जाएगा और ये पावर आगे आ गई, तो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी की ये इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़ा है कि जब गैस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है तो उसमें चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है दिस वन स्टूडेंट्स। ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस changes its state P1 V1 T1 to P2 V2 T2, then there is a change in entropy given by this equation। अब स्टूडेंट्स ये मैंने निकाली अकॉर्डिंग टू स्टैट अप्रोच, ये निकाली थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन है तो चेंज इन एंट्रोपी, तो दोनों का एक्सप्रेशन तो सेम आना चाहिए। तो अब आपको पता है कि मैंने जब ये इक्वेशन ड्राइव की तो मैंने वहां पे बोला था गैस एक्सपेंड्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मीन्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी T1 है तो यहाँ भी T1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे T2 के प्लेस पे भी T1 रख देते हो तो ये बन जाएगा log 1, और log 1 क्या होता है, 0। मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म कैंसल आउट होगी अंडर अ थर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन। अब आप खुद देखो चेंज इन एंट्रोपी को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे Kn की वैल्यू कितनी आ रही है, R। तो हम लिख सकते हैं Kn इज इक्वल्स टू R। तो K की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, R बाय N। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग रहा है K है क्या, इट इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट। बस हम यही पहचान करना चाह रहे थे स्टूडेंट्स कि K की वैल्यू जिसको हमने कांस्टेंट एक लेट कर दिया था इस इक्वेशन में, वहां पे K है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी, पावर -23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हुई। S इज इक्वल्स टू K log W, दैट इज रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, और उसमें K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। हमने साथ के साथ उसको भी डेरिवेशन से फाइंड आउट कर लिया, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर ली। तो स्टूडेंट्स इस डेरिवेशन को अच्छे से कर लेना, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।